इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने जो मैंगो मैन अपनी पोएम पब्लिश की थी वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है और आम आदमी जिसका वैसे इंग्लिश में मैंगो मैन है। अभी मेरी कोशिश थी, कई सालों से मैं लिख रहा था जंगल में चुनाव, देश की राजनीति और कई चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि अभी देश में जागरूकता की कमी है। तो इसको लेकर मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों में भी इधर-उधर आना-जाना थोड़ा बहुत बनाकर, ताकि कुछ ज्ञान मिले, कुछ लोगों के बीच में जाकर, जिससे कुछ समझने को मौका मिले कि देश में ऐसी जो मौजूदा हालात है वो क्यों है। तो इसको लेकर मैं जंगल में जो चुनाव, हालाँकि कोशिश तो मेरी ये थी कि इसको मैं पब्लिश करा पाता पहले ही, लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से, कई बार काफ़ी समय के अभाव और कई और भी कारणों से मैं इसको पूरी तरह से एडिट नहीं कर पाया। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसको पहले ही पब्लिश कराऊँ, लेकिन नहीं करा पाया। तो मैं अभी सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक हिस्सा यूट्यूब पे अपना डालूँ, क्योंकि लोगों को जागरूकता लाना, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि चुनाव हमारे लिए, लोकतंत्र हमारे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कितनी मुश्किल से जो हमें आज़ादी मिली है, तो उस चीज़ को हम कैसे बना कर रखें। एक युवा पीढ़ी की, आगे भविष्य की, सबकी ये ज़रूरत होती है कि इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहें। तो मैंने इस पोएम में, हालाँकि जंगल के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो मैं इसकी भूमिका बता दूँ कि मैंने उसका सहारा लिया है। जैसे कि शुरुआत में मैं, जैसे बब्बर शेर होता है, राजा होता है, राजतंत्र से शुरुआत की है इसकी। हालाँकि 180 190 पेजेस की कविता है, इसमें कई अध्याय हैं, कई पार्ट हैं, यानी कि राजनीति के कई अलग-अलग पहलुओं को मैंने इसमें छूने की कोशिश की है। तो शुरुआत में राजतंत्र से लोकतंत्र आने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों की इसमें जैसे अध्याय है शुरुआत में, उसमें फिर बंदर राज लाने से पहले कैसे-कैसे लोकतंत्र और राजतंत्र में बहस है। उसके बाद जो है इसमें बंदर राज आता है, बंदर राज की शुरुआत है। बंदर राज के बाद फिर इस पोएम में मेरे जो है आंदोलन और तानाशाह की कुछ और भी चीज़ें आने लगती है। कुछ और भी ईडी, सीबीआई और भी, जैसे कि आप आए दिन हमारे देश में और विदेशों में भी आप जब देखते हैं, तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। फिर इसको ख़त्म करने के लिए, जैसे लोमड़ी, इसमें मैंने अलग-अलग कैरेक्टर्स बताया। अलग-अलग आपको कैरेक्टर्स के माध्यम से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेताओं की भी छवि देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ये पोएम जो है वो किसी भी पार्टी या किसी के सहयोग के लिए तो नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए ज़रूर है, ताकि उनमें जागरूकता हो, हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो शुरुआत में तो जैसे इस पोएम की शुरुआत ऐसे होती है कि दिल में सबके आग लगी थी, है ना? तो इस तरीके से है शुरुआत में। तो शुरुआत जैसे कि दिल में सबके आग लगी थी, जंगल राज पे दाग लगा था, बब्बर शेर दरबारियों संग थे, जयकारे का राग लगा था। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। तो मैं इसकी शुरुआत का नहीं, एक अध्याय है जो कि मैं अभी मौजूदा हालात में देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसी को अभी आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो इसमें जैसे कि जो अध्याय मैंने बताया आपको, तो केवल मैं यही पोएम, हालाँकि मैंने एक चीज़ आपको बताऊँ कि कई चीज़ों को मैंने इस पोएम की शुरुआत में ही जैसे कोशिश की थी। लिखी तो पहले ये कई सालों से लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे कि कॉर्पोरेट का की दखल अंदाजी हो जाना, फिर कॉर्पोरेट का आपस में एक पार्टी और दूसरे पार्टी को लेकर थोड़ा मतभेद होना, साथ आना, ये सब चीज़ें भी मौजूदा हालात में हो रही हैं, जो कि मैंने अपनी पोएम में पहले ही लिख रखी है। इस कारण से, हालाँकि इसमें मैंने लास्ट में एक हैंग गवर्नमेंट की वो डाली हुई है और जागरूकता अभियान का है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी मैं इस पोएम को की कुछ लाइनें, है ना? कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि मैं, क्योंकि जंगल में चुनाव, है ना? और ये इसमें चिंपैंजी भी है, चिंपैंजी एक अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालाँकि आप खुद, मैं कहा ना कि आपको ये आपके सोचने पे मैं छोड़ देता हूँ कि आप इसको क्या समझ रहे हैं। जैसे कुछ लाइनें मैं जो आपके पेश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा ना कि लोकतंत्र का क्या है, एक पर्व है हमारा, है ना? जैसे कि लोकतंत्र एक पर्व है, तो इसको पूरे ज़्यादा अच्छे जोश के साथ वोट डालना है, किसी भी पार्टी को आप डालें, अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो मैं इस पोएम की कुछ लाइनें अभी पेश कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद है कि अगर आप इसको पसंद करेंगे तो ये तो बुक में बाद में आएँगी। तो लोकतंत्र के अब कई ठेकेदार सब लंबी-लंबी फेंक रहे थे, जानवर जंगली भक्त जो ठहरे इन चोरों में अपना भगवन देख रहे थे।
किसी का चिन्ह हड्डी था तो किसी का सिंबल घास हुआ, कोई हुआ था आम जंगली तो कोई उनमें भी खास हुआ। कहा ना, ये थोड़ी व्यंग्य है और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी है सब कुछ। तो इसको है, किसी को मिला बंदर का साथ तो किसी को चिंपैंजी का मिला सहारा, टिकट से रह गया जो वो बेचारा जो तलवे चाटने की रेस में हारा। काबिल जो, ये एक्चुअली क्या है कि जैसे आजकल आप मौजूदा हालात में देख पा रहे हैं कि नेता ही बिक जा रहे हैं। हमने किसी को वोट दिया और उसी ने दल बदल दिया। तो इसमें पार्टियां भी वो जिम्मेवार है कि वो ऐसे लोगों को, मौका परस्त लोगों को ही टिकट देती हैं, ताकि वो चुनाव तो जीत जाते हैं, बाद में उनको फिर दूसरा मौका मिलता है और अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो वहां चले जाते हैं। तो मैं इसके लिए मानता हूं कि इसके लिए वो भी लोग जिम्मेवार हैं, जो कि इन पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, कि वो इसमें लोकतंत्र की कहा ना नींव ही इन्हीं चीजों पे रखी है कि अच्छे लोग हमारे संसद में आए। इसके बाद अब मैं कुछ लाइनें और भी, जैसे कि जो आगे की मैं ला रहा हूं। हाँ, जनता को लेकर जिसमें संवेदना ना हो, जनता को लेकर जिसमें संवेदना ना हो, वह मंत्री नहीं किसी काम का। गरीबों के नाम पर जो गरीबों को लूटे, वह तानाशाह है मोटे चाम का। झूठ बोलकर जो अपना उल्लू सीधा करता, उसे प्रधानमंत्री तो दूर, झूठ बोलकर जो अपना उल्लू सीधा करता, उसे प्रधानमंत्री तो दूर, प्रतिनिधि बनने का हक नहीं। जो देश बेचकर विदेशों में अय्याशी करता, वह सेठों का दलाल है, इसमें कोई शक नहीं। जो जनता का दिल जीतकर मंत्रियों का मुखिया होता, वह जनप्रिय जनता का प्रधानमंत्री कहलाता। जो धन्ना सेठों के पैरों के घुंघरू बन जाते, वह धन प्रिय सत्ता के वास्ते प्रचार मंत्री कहलाता है। कहा ना कि प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री में अंतर होता है। प्रचार मंत्री जो भी होता है, यह किसी मौजूदा किसी व्यक्ति पे नहीं आक्षेप है कि वो प्रचार ही करते रहेंगे केवल, बजाय इसके कि देश की जनता के लिए कोई काम करे। जो सत्ता को निर्भीक होकर आईना दिखलाते हैं, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ व सच्चा प्रधानमंत्री ही बाता है। जो घुंघरू के साथ ताल में ताल मिलाते, उन बंद भक्तों को सिर्फ प्रचार मंत्री बहलाता है। सत्ता के लिए सत्तासीन का कत्ल इतिहास में अक्सर हमें दिख जाता है। समझने की लाइनें हैं कि सत्ता के लिए सत्तासीन का कत्ल इतिहास में अक्सर हमें दिख जाता है, पर सत्ता के लिए इतिहास का कत्ल देखकर गरिमामय इतिहास भी नहीं चीख पाता है। ये समझने की चीज है कि आज हम इतिहास को कोस रहे हैं अगर, तो इसमें हमें अपने आप में झांकने की जरूरत है कि हमें जो आजादी मिली ऐसे आसानी से नहीं मिली है। और सोचने वाली बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय 18.3% लोग केवल 1951 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, साक्षर थे। तो आप सोचिए कि उनसे आप क्या लोकतंत्र की बात करेंगे, क्या आप उनसे सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। फिर भी देश उस मौजूदा हालत में आया, तो इसका मतलब हमने कहीं काम किया है। अगर मान लेते हैं कि आज उस समय केवल 20 यूनिवर्सिटीज थी, है ना, 400-500 कुछ कॉलेजेस थे, तो आप सोचिए कि अगर इतने कॉलेजेस, स्कूल और इतनी संस्थाएं नहीं बनी होती तो क्या शौचालय में जाकर वोट डालते। हम कहना आसान हो जाता है कि पहले कुछ नहीं हुआ। हम जब आजादी मिली थी तो भुखमरी और कितनी सारी चीजों पर कैपिटा इनकम उस समय क्या था। हमने यहाँ तक कि 2011 में हम थर्ड इकोनॉमी बन चुके थे, लेकिन फिर हम कुछ मौजूदा राजनीतिक कारण और कुछ भ्रष्टाचार और कई चीजें आई तो फिर हम नीचे आने लग गए, है ना। फिर फिफ्थ में आए, फिर हम थर्ड इकोनॉमी पे। तो ये जो है रेस है, भारत की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसके पीछे कारण है कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हुए, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने अपने पोएम के माध्यम से इन चीजों को, कुछ ना कुछ चीजों को टच करने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए कि इतिहास को बोलना, इतिहास को गालियां देना, या मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी बात नहीं है। सबने अपना अपना योगदान दिया है, और जो अपने बचाव में दो शब्द कहने के लिए नहीं, उसको गलत क्यों कहना, है ना। तो अब देखिए, जब स्वर्ग में भी आंसू की नदियां बहती, देशभक्त रोते रोते थक जाते हैं, नरक में नेता भी अचरज करते, देखकर असुरों के पग भी चकराते हैं। यानी कि कहा ना कि ऊपर बैठे हुए जो होंगे वो लोग भी क्या सोचते होंगे कि ये क्या आज हमने अपने महापुरुषों को गालियां देना चालू कर दिया है। जब कोई बहुरूपिया भेष बदलता, खुद को देवदूत बतलाता है, सच मानो तो झूठा वह ढोंगी है वह, जो स्वयं भू फकीर कहलाता है ना। हम अपने, मेरे व्यवहार से मेरा आचरण नजर आना चाहिए। अब मैं कहूं कि मैं फकीर हूं और बहुत लंबे लंबे भाषण देने लग जाऊं और बहुत सारी चीजें करने लग जाऊं, तो वो तो गलत कहलाएगा, है ना। मैं 10 बार अगर सूट बूटी पहनता रहूं तो मैं कैसे 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा हूं। तो ये मैं सिर्फ सोचने के लिए आपको दे रहा हूं। कोई राजनीतिक पार्टियों पे इसका कोई आक्षेप नहीं है, केवल मेरा मकसद है आपको समझना।
आप सोचें, समझें। अंबर भी तब रोता है जब कोई लाचार खाली पेट सोता है, बुराई की जीत होती है जब कोई सच्चा सुबक सुबक कर खामोश होता है ना? कहा ना, सच्चाई तो चुप हो जाती है, लेकिन झूठ जो है तेज तेज बार बार बोलकर लोगों को ये बता दिया जाता है कि नहीं, ये जो हम कह रहे हैं वही सच है। समुद्र भी अपनी धारा बदल देते जब देशभक्त स्वर्ग में आंसू टपकाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं देश को घायल करती जब देशद्रोही देशभक्त के वेश में आते हैं। ये बहुत समझने की चीज है कि हमें यही नहीं पता चलता कि राजनीति का दायरा ऐसा चेंज होता जा रहा है कि पता ही नहीं चलता कब देशद्रोही भी देशभक्त के वेश में आकर अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। हम उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर हम उसको वोट दे देते हैं, फिर वो तानाशाही पे उतर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जनता को ऐसे में सजग रहना चाहिए। नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं। जो ना हो सका आवाम का, वो क्या होगा फिर राम का। जो सिर्फ दुख में सुमिरन करे, वो बंदा नहीं किसी काम का। एक्चुअली हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की एक कल्पना भारत ने विदेशों को दिया है ना, वहां की राजनीति को सिखाया है। तो यानी कि जिसमें सभी को एक अच्छे बंधुत्व की भावना, विश्व कहते हैं ना कि जो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना होनी चाहिए, तो उसमें निकल कर आने की चीज है। इसलिए अंबर सिर्फ उनको आसरा देता है जो सच्चे दिल से है आवाम का। जो सुख व दुख के साथ निभाते वह सच्चा भक्त है प्रभु राम का। चिंपैंजी गठबंधन में भी साथ खड़े थे, बंदर राज में जिन्हें मिलता था थोड़ा। सत्ता संग बंदर तानाशाह हुआ था, जिसने नहीं कोई अपना छोड़ा। यहाँ पे अब चिंपैंजी और बंदर में चुनाव हो रहा है। तो कहा ना कि एक पार्टी का नेता चिंपैंजी है, दूसरे का बंदर है। मैंने कहा ना कि एक जानवरों के माध्यम से कुछ व्यंग्यात्मक शैली में बात रखी है। तो यहाँ कहा है कि बंदर राज में जिन्हें मिलता था थोड़ा, वही लोग उधर आ गए। वो सब क्या है, वो दल बदल की चीजें होती रहती है देश में, और जनता बेवकूफ होती रहती है। तो बंदर का प्रभु राम का मुद्दा फिर भी सब पे भारी था। पर्दे के पीछे चंदा व धंधा लेता, उन्हीं मांस तस्करों का आभारी था। अगर हम देखें कि हम बात तो कर देते हैं, कभी हम किसी धर्म को लेकर बात करते हैं, लेकिन हमारे जो व्यवहार में वो चीजें झलकती नहीं है, दिखती नहीं है। हम कहीं पे उन्हीं लोगों के लिए, जैसे कि आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम कभी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने एक मौजूदा हालात को देखा जब, तो ये लाइनें हालांकि मैंने हाल में जोड़ी थी कि जब देखा कि टीडीपी जो है आरक्षण की बात कर रहा है, अलग समुदाय के लिए अलग परसेंटेज की बात कर रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें उस चीज का विरोध करना है, और दूसरी तरफ हम उनका साथ भी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, दोहरा चरित्र है, जो राजनीति में मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये अटपटा है, और इसके पीछे मतलब हमारी जागरूकता में कमी ही है। अगर हम ये प्रश्न पूछने लग जाएं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, तो ये इन चीजों में बदलाव संभव है ना। तो कहते हैं कि शाकाहारियों का समर्थन हासिल करने की खातिर बंदर ने दोहरे चरित्र का पर्दाफाश जरूरी था। अकेला चिंपैंजी कहाँ कहाँ भेद खोलता, गीदड़ का अज्ञातवास से आना मजबूरी था। अब यहाँ एक नया कैरेक्टर गीदड़ है ना, वो भी मैंने इसको दिखाया कि उसका अज्ञातवास है, वो भी कहीं कैद में है तो बाहर आ रहा है। इसके बाद उसने भी अपनी अपनी गीदड़ ने गुफा से बाहर आते ही बंदर की इज्जत को किया नीलाम। जिस तानाशाह में जनता के प्रति संवेदना नहीं, वह प्रधानमंत्री नहीं है, वह सिर्फ है निजाम। निजाम राजाओं को कहते थे पहले, तो उसका है। बंदर राज में कौन सुखी था, गीदड़ ने सभी चेहरे सभी दोहरे चरित्र पर किया प्रहार। गैंडे संग रीछ व भालू ने शाकाहारियों का हक था मारा। क्या लोकतंत्र की मजार पर बैठेगा रूसी जार, है ना। यहाँ पे जैसे रूस में राजाओं को जार कहते हैं, हम इसको मौजूदा हालात में पुतिन या इन चीजों को देख सकते हैं। कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को वहां कैद में कर दिया जाता है। अकेले रेस में एक ही व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, तो इसका तो मतलब लोकतंत्र नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसलिए तो गैंडा संग रीछ व भालू, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये कॉरपोरेट को मैंने जैसे भालू और रीछ में दिखाया है। तो इन लोगों ने ही क्या शाकाहारियों का, देखा जाए तो ये शाकाहारी है, तो इन्होंने शाकाहारियों का यानी कि मेजोरिटी का हक इन्होंने मारा है। तो उस चीज को लेकर इस पे थोड़ा आरोप लगाया है, या जो भी कहा गया है। तो ऐसे में उस पे आरोप लगाया चिंपैंजी ने भी। दोनों में मतलब एक तरह से वो चल रहा है। गीदड़ भी प्रभु हनुमान की शरण में पहुंचा, सभी देवी देवताओं का किया अनुष्ठान। बंदर को चुनावी भक्त पुकारा, भक्ति व शक्ति का खुद किया आह्वान। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हर पार्टियों के लिए एक धर्म केवल मुद्दा ही रह गया है। मैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, सभी पार्टियों के लिए है ना। उनको धर्म की, उनको लोगों की, उनको जाति की, उनको जाति व्यवस्था की, ये सब चीजों की याद ही तब आती है जब चुनाव का वक्त आता है। फिर अगर वो अच्छा कर रहे होते तो ये मुद्दा ही क्यों चलता।
ये तो मुद्दा सिर्फ बनाया जाता है ताकि ये मुद्दा बना रहे, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे वो क्षेत्र को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो। तो इसमें गीदड़ भी प्रभु हनुमान की शरण में पहुंचा। सभी गीदड़ में बता दूं कि ये अपोजिशन में है और एक बंदर की राज की अलग है। तो वो सभी देवी देवताओं का किया अनुष्ठान, बंदर को चुनावी भक्त पुकारा, भक्ति व शक्ति का खुद किया आह्वान। वाद प्रतिवाद भी जोरों पे था, पत्रकारिता ने भी लोकतंत्र को किया नीलाम, घुंघरू सेठ के चरणों में लेटे लुटता रहा जनमत सरेआम। मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि भारत की पत्रकारिता को, जो मीडिया है, इसको मैंने इतने घटिया दौर में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत ही यंग एज से ही कई चीजों में सोचने और करने लगा, लेकिन आज तक मैंने जो इस मीडिया का हाल अब देखा है वो ऐसा मीडिया मैंने कभी नहीं देखा। जो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे वो कोई एमपी हो, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो प्रश्न पूछ सके। अगर कोई ये कहता है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है, तो कह रहे तो गरीब अमीर को गरीब बना दे क्या? यानी कि ये तो जवाब नहीं हुआ। इस पे एक क्रॉस क्वेश्चनिंग बनता कि हम गरीब क्यों गरीब? देश अगर अमीर हो रहा है तो लोग अमीर होने चाहिए ना। अगर लोग ही अमीर नहीं होंगे तो देश अमीर होने का क्या फायदा, है ना? तो ये सब चीजें भटकाने की चीजें हैं कि हम किसी की हक को किसी और को देना चाहते हैं। पूरे देश की संपत्ति को अगर इतने सालों में कमाई हुई नहीं थी तो हम क्या बेचने लग रहे हैं आज? तो ये सब क्या है, एक देखा जाए तो राजनीतिक कमियां हैं, जिसको जनता अवेयर होगी तो दूर करेगी। अब है किसी के भाषण ने आवाम में भक्ति जगाई तो किसी ने सोचने के लिए किया मजबूर। जैसे जैसे चुनाव के दिन निकट आए, जागरूकता की कमी में जंगल हुआ जनादेश से दूर। एक्चुअली मैंने कहा ना कि अंत में मैंने सरकार जो इसमें किसी की भी नहीं बनाई है ना, और अंत में एक देखा जाए तो त्रिशंकु सरकार बना दी है, और उसमें जागरूकता लाने की, क्योंकि जनता भटक जाती है। अगर जनता ही अपने मुद्दों से भटक जाएगी कि उनके प्रॉब्लम्स क्यों है, उनके साथ दिक्कतें क्यों हो रही हैं, तो ऐसे में चुनाव का फायदा क्या है? और बार बार हम किसी ऐसे मुद्दों को ले आए जिससे कि जनता ही भटकती रहे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा अवेयर होगी तो भटकेगी नहीं। लेकिन ये सब किया जाना ही, मैं मानता हूं, लोकतंत्र की कमियां हैं। तो इस चीज को समझते हुए मैंने अंत में, हालांकि मैंने कहा ना कि एक इसका अध्याय मैंने केवल दिया है जिसमें आपस में दोनों में वाद विवाद और चुनावी जो है इसका चल रहा है, तो उसका है अंत की कुछ लाइनें मैं केवल बता देता हूं इसमें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि इस पोएम में जो जंगल में चुनाव जो है इसकी मूल धारा कहाँ से निकलती है। जैसे अंतिम की 4-5 मैं स्टेंजाज आपको सुना देता हूं। लोकतंत्र की बुनियाद काफी गहरी हुई, जागरूकता अभियान ही चुनावी रण हुआ, जनहित पर आश्रित लोकतंत्र की नींव हुई, सभी नेताओं का यही आमरण प्रण हुआ। एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रपति शासन और उसके बाद की जो मौजूदा हालत में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं मैंने इस पोएम के अंदर, जो कि मुझे लगता है लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। उसके बाद की अंत की ये लाइनें हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नोट में ये पोएम खत्म होता है। हो सका तो जल्द ही आपको बीच में पब्लिश होगा। अभी मैंगो मैन तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आप लिखते हैं मैंगो मैन बाई सतीश आनंद करके देखेंगे तो आ जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। वो इंग्लिश में पोएट्री है ना। उसमें भी मैंने आम आदमी के ऊपर लिखा है कि आई एम अ ड्रम, आई एम ऑलवेज बिटन, आई क्राई फॉर बेटर साउंड, अदरवाइज आई एम थ्रेटन। तो बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत अच्छी पोएम है वो, और बहुत ही पोएटिक डिवाइसेस है उसमें, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ सीखने को है। मतलब वोकैबुलरी से लेकर हर कुछ जबरदस्त है। फिर लोगों की डिमांड थी कि हिंदी मैंने लिखी, आम लोग तो ज्यादातर हिंदी पढ़ते, तो मेरी ये पोएम जो हिंदी की थी मैंने इसको सोचा था इलेक्शन से पहले कंप्लीट करूं, नहीं कर पाया, तो अब मैंने किया है। तो इसकी अंतिम की लाइनें ही सुना रहा हूं। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन अब हुआ साकार, जागरूक जनता ने जन कल्याणकारी सत्ता को जल्द ही दिया आदर्श आकार। नेता बनना अब आसान नहीं है, नेतागिरी करना कोई व्यवसाय नहीं है, राजयोग हासिल होना कोई छोटी बात नहीं, जनता की दुआएं मिलना ही आए सही है। सत्ता की संगत साझेदारी हुई कायम, जंगल राज का पूर्णतः हुआ सफाया, शेर शेर लोमड़ी चिंपैंजी हो या बंदर, पुनर्जन्म ने बदली सबकी काया। है ना। ये सब पुनर्जन्म का मतलब ये है कि नेताओं ने अपने आप को सुधारा, अपने व्यक्तित्व को सुधारा, सत्ता में आने के लिए जनता का दिल जीतने की बात की। तो अब लास्ट की लाइन है कि दिल में सबके आग लगी थी, लोकतंत्र का अब राग लगा था, सरकार के सभी अंग संग संग खड़े थे, जन सेवा का सब में भाव खड़ा था। ये लास्ट की लाइन है। तो मैंने एक पोएम जो है सोचा था कि इसको मैं पहले पब्लिश कराऊं, नहीं कर पाया, तो मैंने अपने मन को बहलाने के लिए मैंने सोचा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यूट्यूब पे इसका एक अध्याय केवल आपके बीच में पेश किया है, ताकि ये रहे कि हाँ, ये पोएम एक्चुअली पूरी कंप्लीट है, बस एडिटिंग का काम नहीं हुआ, और कुछ पब्लिशर ना मिलने के अभाव में ये मैंने
पब्लिश नहीं करा पाया। हालाँकि मेरी कोशिश बहुत थी कि लेकिन मैं फिर कुछ और कामों में और बिज़ी हो गया, इस कारण से फिर नहीं करा पाया। लेकिन मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कोशिश कर रहा था कि मैं इसको पहले ही पब्लिश कराऊँ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी और सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चुनाव का वक़्त आता है जब, तो हमें वोट डालना चाहिए अपने हक को, जिसे भी हमें जो लगता है बहुत ही तर्क-वितर्क के साथ सोचना चाहिए। अंधभक्त हम किसी भी पार्टी के ना बने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम अपने लॉजिकली सोचे कि क्या उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था, क्या पहले मोटी-मोटी कई किताबें बाँटी गई, हर चुनाव में बाँटे जाते हैं, तो क्या उस पे उन्होंने काम किया और किया या नहीं किया, कितनी नीयत रही काम करने की, तो हमें उस पे क्या करना है, आकलन करना है, फिर हमें उसको वोट देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि मैं ये जो पोएम आपको मेरी ये छोटा-सा हिस्सा जो मैंने किया है, आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे और सबसे ज़्यादा मेरी ये अपील कि आप चुनाव में बिल्कुल लॉजिकल सोच समझकर अच्छे तरीके से अपने अच्छे नेता का चुनाव करें। हम किसी प्रधानमंत्री को बनाने नहीं जा रहे, हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं बनाने जा रहे, हम अपने क्षेत्र का एक अच्छा सा एमपी चुनने जा रहे हैं जो हमारे सुख व दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, है ना? अगर हम बात करें कि कोविड के दौरान हमारे बीच में कौन सी पार्टी थी, कौन से लोग थे, क्या उन लोगों ने हमें कितना सहयोग किया या नहीं किया, या ऐसे ही सब कुछ होता रहा, है ना? तो इन सब चीजों पे विचार करना है। ये नहीं कि कोई भी केवल पैसे के लिए सत्ता में आया हो, हमें उनको उतारना भी हमारा फर्ज बनता है। तो हमें ये चाहिए कि बहुत ही लॉजिकली तरीके से सोच समझकर बिल्कुल निरपेक्ष भाव से जो अच्छा व्यक्ति हो, हम उसे वोट दें और चुनाव में जरूर जाएं। फिर भी अगर हमें लगता है कोई भी हमारे काबिल नहीं है जिसको हमें वोट देना चाहिए, तो नोटा का बटन आपके बीच में होता ही है, आप उसको नोटा का बटन दबा सकते हैं। और उत्तर पश्चिम दिल्ली का जहां तक मैं बताऊं, हमारे इसमें 2 इस बार मशीनें होंगी क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, 27 कैंडिडेट्स हैं मेरे ख्याल से, 26 या 27, तो 2 होंगे। तो उसमें आपको जो भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको वोट कीजिए। फिर भी आपको लगे कि किसी को वोट नहीं करना तो आप नोटा का बटन दबाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको आपका मनपसंद सरकार हमें फिर से मिले, जो जनता के हित में काम करे, लोगों के हित में काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।